दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। आज मैं आपको उस शख्स का किस्सा सुनाऊंगा जिसका नाम तो शायद आपने सुना होगा, लेकिन उसके किस्से नहीं सुने होंगे। वो शख्स जिसको मुंबई ही नहीं, आसपास के इलाकों के सब स्मगलर एक तरीके से अपना उस्ताद समझा करते थे, जिसको हम स्मगलरों का उस्ताद भी कह सकते हैं। वो हाजी मस्तान हो, सुकन रैन बखिया हो, लल्लू जोगी हो, यूसुफ हीरो हो और इवन दाऊद इब्राहिम तक, सब लोग उस आदमी को इतनी इज्जत की नज़र से देखते थे, इंक्लूडिंग वरदाराजन मुडलियार जो इतना बड़ा डॉन था मुंबई का। ये सब लोग उस आदमी को जब कभी उनके सामने आता था तो उसको हाथ जोड़ के मिलते थे, कुर्सी से खड़े हो जाते थे और उसको बिठाने के बाद अपनी कुर्सी पे बैठते थे। मतलब उस शख्स में क्या होगा कि सब के सब लोग उसकी इतनी इज्जत करते थे, इतनी कदर करते थे। मेन कारण उसका ये था कि शायद वो पहला स्मगलर था जो उस ज़माने में बहुत पढ़ा लिखा था। नॉर्मली स्मगलर सब अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ थे, रैग टू रिचेस, गरीबी से अमीरी तक पहुँचे थे। बड़े छोटे लेवल से स्मगलिंग का काम शुरू किया उन्होंने, लेकिन ये आदमी शुरू से ही बहुत अमीर था। और इसकी जो कहानी है वो रैग टू रिचेस नहीं, फ्रॉम रिचेस टू मोर रिचेस की कहानी है। आपने सुना होगा सोने की स्मगलिंग, चांदी की स्मगलिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की स्मगलिंग, घड़ियों की स्मगलिंग, ड्रग की स्मगलिंग या बहुत कॉस्टली कपड़े की स्मगलिंग। लेकिन इस आदमी ने स्मगलिंग में एक नई आइटम ऐड की उस ज़माने में जो किसी ने सोचा तक नहीं था। मूर्तियों की स्मगलिंग भी होती रही उस ज़माने में, मनु नारंग के टाइम पे हिंदुस्तान की पुरानी मूर्तियों को चोरी करके मंदिरों से विदेश में भेजना, बेचना। लेकिन इस शख्स ने जो नई आइटम स्मगलिंग में लेके आया वो थी स्नेक स्किन, सांप की खाल, स्नेक सांप की चमड़ी। उसकी स्मगलिंग अगर सबसे बड़े लेवल पे किसी ने हिंदुस्तान में की है तो उस शख्स का नाम था कमल चड्ढा। अब देखिए, नाम आपने सुना होगा कमल चड्ढा, मुंबई का रहने वाला। और इसका एक भाई भी था शशि चड्ढा, उसका भी किस्सा साथ में मैं सुनाऊंगा आपको। कमल चड्ढा ने 1960 के दहाके में मुंबई के एक प्रेस्टीजियस कॉलेज में से बीए पास की इंग्लिश लिटरेचर में। और इसका जो बाप था उसका, वो बहुत अमीर आदमी था। मुंबई का उस ज़माने में जो पॉश इलाका गिना जाता था, बहुत कॉस्टली, वो इलाका जिस इलाके में गेट वे ऑफ इंडिया है, जहाँ पे उस टाइम पे असेंबली हॉल हुआ करता था, रीगल सिनेमा था और सबसे बड़ा होटल उस ज़माने में हिंदुस्तान का ताजमहल होटल। उसी इलाके में ताजमहल के नज़दीक एक धनराज मैंशन करके बहुत बढ़िया पुराने गोथिक स्टाइल की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में कमल चड्ढा का बाप रहा करता था और उस शख्स का बहुत बड़ा बिजनेस था उस ज़माने में मेटल स्क्रैप का। और उसने एक होटल भी खोला हुआ था मुंबई के येलो गेट, जो डॉक्स का इलाका है, उस डॉक्स के बहुत सारे गेट्स हैं, रेड गेट, येलो गेट, लायन गेट, इस किस्म के। तो जो येलो गेट है वो बहुत फेमस गेट है डॉग्स का, और उसके साथ नेवी का बहुत बड़ा अड्डा है और नेवी का एक गेट भी है वहाँ पे, जहाँ से नेवी की जो एस्टेब्लिशमेंट की जो आना जाना है उस गेट से होता है। तो येलो गेट और नेवल गेट के बीच में एक कमर्शियल एरिया है थोड़ा सा, जहाँ पे डॉक वर्कर यूनियन का ऑफिस हुआ करता था। एस आर कुलकर्णी जो डॉक लेबर के लीडर थे, उनका ऑफिस था। और बिल्कुल उसके साथ एक लग के एक फायर ब्रिगेड स्टेशन है जो पूरे डॉक एरिया को कवर करता था। तो वो फायर स्टेशन के साथ वाली जो बिल्डिंग है वो ड्रीम लैंड होटल है।
उस ज़माने में दारूबंदी बहुत चलती थी। मोरारजी के टाइम पे जब दारू शराब का धंधा बंद हुआ, एक ड्राई स्टेट बन गया मुंबई, तो लोगों जो दारू पीने के शौकीन थे तो उनको दारू पीने की बहुत समस्या होती थी। बड़े लेवल के लोग, हाई एंड बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े पैसे वाले ट्रेडर्स, इंपोर्टर एक्सपोर्टर उस ज़माने के, उनको कोई अड्डा चाहिए था जहां उनको अंग्रेज़ी विदेशी शराब मिल सके। तो जो इसका भाई था शशि चड्ढा, कमल चड्ढा का, वो बेसिकली उन अपने हाई एंड क्लाइंट्स को, जिसमें सरकारी अफसर भी शामिल हुआ करते थे, पॉलिटिशियन भी शामिल हुआ करते थे, उनको वहाँ अपने होटल में बिठा के कमरा दे के उनको वो विदेशी दारू पिलाने का काम भी किया करता था। और लेकिन जहाँ पे शराब चलती है, डॉग्स का एरिया हो, तो वहाँ पे शबाब ना हो तो कोई बात बनती नहीं। तो उस होटल में शबाब का काम भी बहुत होता था। जो टेम्परेरी कुछ घंटों के लिए लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स ला के या अपने दोस्तों को ला के वहाँ पे कमरा किराए पे लेते थे और अपनी आयाशी करके वहाँ से चले जाते थे। लेकिन रहता कोई नहीं था। कोई जैसे कोई लोग जो टूरिस्ट होते हैं, जो गेस्ट होते हैं होटल में, इस किस्म की क्लाइंटेल नहीं थी। तो टेम्परेरी क्लाइंट आते थे कुछ घंटों के लिए, जिनको मुंबई की भाषा में चद्दर बदली होटल कहा जाता है। तो वो ड्रीम लैंड इस किस्म से बदनाम भी था, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे लोगों के मिलने जुलने का अड्डा भी था। तो वो एक पता नहीं इतनी बड़ी फैमिली ने वो होटल में इस किस्म के काम क्यों करवाए, क्यों होने दिए, ये उनका अपना कोई बिजनेस का तरीका होगा। तो वो फैमिली जो, और स्क्रैप के डीलर में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उनकी, हरियाणा में बहुत बड़ा काम था उनका स्क्रैप का, और मुंबई में ये इतने बड़े बिजनेस, महंगे इलाके में घर, और उसके ऊपर कमल चड्ढा की जिस घर में शादी होती है, वो जो मारवाड़ी फैमिली थी, उनका मैं सरनेम अभी याद नहीं आ रहा, बहुत पुरानी बात है, 40 साल 50 साल पहले की। तो वो फैमिली बहुत अमीर फैमिली थी, मारवाड़ी फैमिली, और उनका जो मेन काम था वो स्मगलिंग सिंडिकेट्स को फाइनेंस करने का था। मैं बहुत बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि स्मगलिंग में एक फाइनेंसर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे सोने की स्मगलिंग और दुबई से, सिंगापुर से सोना मंगवा के हिंदुस्तान में, मुंबई में बेचना है, तो किसी स्मगलर के पास अपना इतना पैसा नहीं होता था कि उस ज़माने में लाखों करोड़ों रुपए का सोना दुबई से खरीद के उसको स्मगलिंग करके रिस्क लेके लाए। पकड़ा गया तो नुकसान, निकल गया तो फ़ायदा। तो उसके एक सिंडिकेट बनती थी जिसमें जो एक फाइनेंसर हुआ करते थे, फिर उसमें सोने के खरीदने वाले हुआ करते थे, फिर उसको समुद्र के रास्ते लाने वाले हुआ करते थे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर, ऐसे ऐसे करके बड़ी लंबी चेन है। तो वो सब पूरे ग्रुप को सिंडिकेट कहा जाता था। उस सिंडिकेट में सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता था, स्मगलर से भी ज़्यादा वो फाइनेंसर्स का होता था। तो जो बड़े बड़े स्मगलर थे, हाजी मस्तान, लल्लू जोगी, यूसुफ फिरोज, यूसुफ पटेल, ये लोग सब उन फाइनेंसर्स के पांव हाथ लगाया करते थे कि आप हमें प्लीज़ पैसा दीजिए, हम ये माल स्मगल करना चाहते हैं। तो उस स्मगलर सिंडिकेट के फाइनेंसर्स की बेटी के साथ कमल चड्ढा की शादी होती है, और उस बेटी को उन्होंने शादी में मुंबई में ही एक उसी इलाके में एक कप परेड का एरिया है, बहुत बहुत ही अमीर लोगों का एरिया। कप परेड में एक प्रेसिडेंट होटल है, ताज वालों का ही है वो भी। तो उस प्रेसिडेंट होटल के साथ एक हाई राइज अपार्टमेंट है, उस ज़माने में बना था। तो उस अपार्टमेंट का जो पेंट हाउस था, पेंट हाउस उस खानदान ने, अमीर खानदान ने, मारवाड़ी फैमिली ने अपनी बेटी को खरीद के दिया था, और वो बेटी के साथ कमल चड्ढा की शादी होती है। मतलब एक अमीर घर से कमल चड्ढा की शादी अपने से भी अमीर खानदान में होती है। उसके बावजूद ये स्मगलिंग का शौक कमल चड्ढा को कैसे पड़ा, ये अपने आप में एक बड़ा अजूबा है, हैरत अंगेज बात है। लेकिन खैर, बात चली थी स्नेक स्किन की और उसकी स्मगलिंग की। तो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ कमल चड्ढा की दोस्ती, उम्र भी उसकी हाजी मस्तान की उम्र के साथ थोड़ा बहुत फ़र्क होगा,
दाऊद तो बहुत जूनियर था। तो सबके लिए कमल चड्ढा एक फादर फिगर की तरह गिना जाता था। हर नया आदमी जो स्मगलिंग में आता था वो कमल चड्ढा की सलाह लेता था कि बड़े भाई, वो बड़े भाई कहते थे सब उसको, जो कमल भाई साहब कहते थे कि बड़े भाई ये काम करना है तो कैसे करें। और जब कभी पकड़े जाते थे तो स्टेटमेंट जो कस्टम के सामने होती थी उसमें सबके सब लोग, वो हाजी मस्तान हो या वर्दा राजन मुडलियार हो, जब उनकी कभी स्टेटमेंट कस्टम के सामने या डीआरआई के सामने होती थी तो कमल चड्ढा को साथ में लेके जाते थे। ये कमल चड्ढा की अहमियत थी कि उसको अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती थी और उसको नॉलेज भी थी कस्टम एक्ट की, स्मगलिंग किस आइटम की करनी है, कैसे करनी है, उसका उसको तरीके बहुत मालूम थे। तो इन अ वे ही वाज एन एक्सपर्ट इन स्मगलिंग प्रोसेस। तो मैं कई बार मखौल से बोला करता हूँ कि अगर कहीं कोई स्मगलिंग सीखने का स्कूल कॉलेज होता तो उसका प्रिंसिपल शायद कमल चड्ढा होता। तो ये उस शख्स की अहमियत है। और मैं सब लोगों को मिला हूँ अपनी ज़िंदगी में, करीम लाला को, हाजी मस्तान को, यूसुफ हीरो को, लल्लू जोगी को, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे फैसिनेट किया है, आई वॉज फैसिनेटेड बाई द एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ दिस मैन कॉल्ड कमल चड्ढा। तो इस आदमी को जितना उसके बारे में स्टडी करो उतनी कम होती थी। बहुत लंबा चौड़ा मैं तो पूरी किताब लिख सकता हूँ शख्स पे, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं होता है, एपिसोड तो 25 मिनट में ख़त्म करना होता है। तो कमल चड्ढा की इतनी अहमियत थी स्मगलिंग के वर्ल्ड में। अब आते हैं, लेकिन उसने कभी ड्रग का स्मगलिंग नहीं किया ना, सोने का बहुत शुरू में थोड़ा बहुत किया, उसके बाद घड़ियों वगैरह का थोड़ा किया काम, क्योंकि इसके जो इसकी जो बीवी की जो फैमिली थी, उनका जो कुछ रिश्तेदार थे वो घड़ियों की स्मगलिंग में काफ़ी उनकी पैंठ थी बम्बई में। उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं बाद में भूल जाऊंगा, पहले बता देता हूँ। उसी मारवाड़ी फैमिली में एक शख्स था, उसने बहुत बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे घड़ियों की हाई एंड वॉचेस, जो लाखों लाखों की घड़ियाँ होती थी, कई घड़ियों के ब्रांड आए थे उस ज़माने में, जो 20-25 लाख की घड़ी होती थी, तो वो बड़े अमीर लोग खरीदा करते थे। और वो घड़ी घूमती भी थी। आपने किसी को रिश्वत देनी है, उसको पैसा नहीं दे सकते उस ज़माने में, एक बड़ा अफसर है जो कोई है तो उसको 20 लाख की घड़ी दे देते थे। तो वो आदमी वो घड़ी लेके साल 2 साल के बाद जहाँ से वो घड़ी खरीदी गई होती थी वहाँ पे जाके वो 1-1.5 लाख सस्ती घड़ी बेच के उसको एनकैश कर लिया करता था। तो वही घड़ी फिर दोबारा खरीद के किसी और को दी जाती थी। तो एक एक घड़ी वो रिश्वत के तरीके में कई हाथों में घूम जाती थी। तो ये वो ज़माना था। तो हाई एंड घड़ियों का बहुत बड़ा रैकेट एक डीआरआई ने बस्ट किया उसने उन दिनों में। और मुझे याद है कि डीआरआई के जो जोनल चीफ थे उस ज़माने में, उनका नाम था एसके श्रीवास्तव। बड़ी सख्त किस्म के ऑफिसर थे, किसी मंत्री संतरी की सुनते नहीं थे और कानून के बहुत जानू थे। उन्होंने उस मारवाड़ी को स्मगलिंग के पूरी प्रोसेस को चलाने के कॉन्स्पिरेसी में, साजिश में उनको पकड़ा। और देखिए डीआरआई के इतिहास में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसे शख्स को पकड़ा गया जिसकी 1 साल तक जमानत नहीं होनी दी एसके श्रीवास्तव ने। ये एक किस्सा अक्सर डीआरआई के अफसर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि स्मगलर्स को कैसे ट्रीट करना है। वो शख्स 1 साल तक कोई कानून का ऐसा दरवाज़ा नहीं था जो उसने नहीं खटखटाया, लेकिन एसके श्रीवास्तव ने उस मारवाड़ी को 1 साल तक बेल पे नहीं जाने दिया। ये वो उसी फैमिली से कमल चड्ढा का रिश्ता था। तो कमल चड्ढा ने शायद ये गुर सब अपने उन लोगों से सीखे। और कहते हैं कि बड़ा स्मगलर वही होता है जिसके पड़ोसी को पता ना हो कि ये आदमी करता क्या है। जिस दिन स्मगलर की आइडेंटिटी पब्लिक हो गई उस दिन से उसका फिर वो विनाश जो होना होता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। स्मगलिंग बहुत चुप चुपीते करनी पड़ती है, किसी को हवा तक नहीं लगनी चाहिए, आवाज़ तो दूर की बात है। लेकिन जैसे ही स्मगलर का नाम, उसकी एक्टिविटी पब्लिक होती है,
तो एक नहीं दर्जनों एजेंसीज लोग उसके पीछे लग जाते हैं और ऐसा ऐसा करके उसका स्मगलिंग का धंधा बंद हो जाता है। लेकिन कमल चड्ढा ने ये सारा काम बड़ी बखूबी किया, कभी पकड़ा नहीं गया। उस केस के पहले जब उसने स्नेक स्किन का काम शुरू किया 1980 में, वो टाइम था, एक मुझे याद नहीं, मैंने जब DRI की वो फाइल बहुत साल पहले, मेरे एक मित्र हुआ करते थे जो जोनल हेड थे, तो मैंने वो जो पूरी फाइल पढ़ी स्नेक स्किन स्मगलिंग की उनके ऑफिस में बैठ के, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग किस्से मुझे देखने को समझने को मिले। वो दौर था, एक कोई अंग्रेज़ी की हॉलीवुड की फिल्म आई थी, उसमें जो हीरो था उसने स्नेक स्किन के जूते पहने हुए थे और जो हीरोइन थी वो उसके पास जो पर्स थे वो स्नेक स्किन के थे। तो उसकी बेस कुछ उस फिल्म का कोई फ्रांस के साथ जुड़ा हुआ था, फ्रेंच स्टोरी थी कोई। तो उस फिल्म के बाद फ्रांस में स्नेक स्किन के जैकेट्स, लेडीज़ पर्सेस, शूज़, लेडीज़ के शूज़, तो इसका एक क्रेज़ चल पड़ा और उस क्रेज़ से स्नेक स्किन की डिमांड फ्रांस में इतनी बढ़ी कि उसको मीट करना मुश्किल हो गया। तो उनको बाहर से, अब स्नेक ऐसी चीज़ है जिसको पकड़ना, फिर उसको बड़े तरीके से उसकी स्किन को प्रिजर्व करना, फिर उसको संभाल के रखना, फिर उसको पहुंचाना। तो उन्हीं दिनों में इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ जो एंथुजियास्ट थे, एक्टिविस्ट थे, उन्होंने स्नेक स्किन पे बैन लगाने की बहुत बड़ी मुहिम चलाई, इंटरनेशनल मुहिम। तो उसमें यूरोप के तकरीबन सभी देशों ने स्नेक स्किन से उसके कमर्शियल यूज़ के लिए बैन लगा दिया। लेकिन चोरी छिपे ये काम चलता रहा। आपने देखा होगा, आप कभी, आप सांप तो बड़ी आम चीज़ है, सबने देखे हुए हैं। उसका जो बड़ी फ्लेक्सिबल स्किन होती है सांप की, सांप अपने साइज से बड़े जानवर को जिंदा अंदर निगल लेता है, उसके साथ उसकी जो स्किन है वो एक्सपैंड होती रहती है, फटती नहीं है। ये कमाल की चीज़ है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी शायद किसी और जानवर की स्किन में नहीं है जो सांप की स्किन में होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेच इतनी ज़्यादा हो जाती है, उस स्ट्रेच होने के बाद भी वो क्रैक नहीं होती, फटती नहीं। तो ये एक उस स्किन को प्रिजर्व करना और फिर उसको लंबे समय तक रखना, उसको मैच्योर करके उससे आर्टिकल्स बनाने, आइटम्स बनाना, ये बड़ा एक क्राफ्ट का काम होता था। खैर, तो जब शॉर्टेज जिस चीज़ की होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी ब्लैक में कई गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो बैन लगने के बाद लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी थे यूरोप में जिन्होंने अभी उस बैन को मंजूरी नहीं दी थी, प्रिंसिपल मान गए थे। इंग्लैंड उनमें से एक कंट्री था जो उस बैन को लगाने की तैयारी कर रहा था लेकिन अभी लगाया नहीं था। तो कमल चड्ढा और दूसरे स्मगलर जो बांग्लादेश के, बर्मा के, यहाँ से ज़्यादा स्नेक जो हैं वो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उन वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो बांग्लादेश, इंडिया, बांग्लादेश और बर्मा, यहाँ के जो स्नेक्स की, बड़े साइज़ के स्नेक की जो स्किन थी उसकी ज़्यादा डिमांड थी। तो ऑलरेडी कुछ लोग बर्मा से और बांग्लादेश से स्नेक स्किन की स्मगलिंग का काम शुरू कर चुके थे। तो कहीं कमल चड्ढा को उसकी भनक लगी और उसने वही रूट अख्तियार किया 1980 के, क्योंकि इंग्लैंड में अभी बैन ऑफिशियली लगा नहीं था, खाली पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी। तो कमल चड्ढा ने कहीं सोचा होगा जो और ऐसे स्नेक स्किन स्मगलर जो बाहर के थे कि जब तक वो बाज़ार खुला है तो इंग्लैंड में स्नेक स्किन भेजी जाए और वहाँ से समुंदर से उसको, जो साथ में कंट्रीज़ लगते हैं, हॉलैंड हुआ, बेल्जियम हुआ, फ्रांस हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ, तो वहाँ से इंग्लैंड से वो बड़े तरीके से पर्सनल कैरियर से लोगों के सामान से वो फ्रांस और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुँचाई जाती थी। तो ये कमल चड्ढा ने 1980 के मार्च एंड में, वो जो फाइल में जो तरीके लिखी हुई थी, कोई 27 मार्च 1980 को कमल चड्ढा कलकत्ता जाता है और वहाँ से कुछ लोगों को कांटेक्ट करता है जिनका आगे कांटेक्ट बांग्लादेश में था। जो लोग आगे इस रूट के ऊपर काम कर रहे थे
वो दो शख्स जिनसे कमल चड्ढा की कलकत्ता में मीटिंग होती है, उनका नाम था लक्ष्मण मिश्रा और विजय मिश्रा, उसको विजय मिश्रा भी कह देते थे। तो उन शख्स से कमल चड्ढा ने पूरी मीटिंग करके प्लानिंग किया कि किस तरीके से ये जो स्नेक स्किन जो हिंदुस्तान में से ली जाएगी, प्रोक्योर की जाएगी, उसको बांग्लादेश कैसे भेजा जाए। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई कि कलकत्ता से काफ़ी सारा सामान बाई रोड बांग्लादेश जाता है, तो ट्रक जाते हैं वहाँ पे, वहाँ से ट्रक सामान लेके यहाँ आते हैं। जैसे हमारे अटारी बॉर्डर से हिंदुस्तान पाकिस्तान का ट्रेड भी चलता है, श्रीनगर के जम्मू कश्मीर से भी 2 पॉइंट से ऐसा ट्रेड चलता है। खैर, तो वो पूरा सिस्टम, रूट, ट्रांसपोर्टेशन स्टडी करके कमल चड्ढा वापस आता है। मई के महीने में एक महीने में यहाँ इंडिया में वो स्नेक स्किन प्रोक्योर करने का इंतज़ाम करता है। फिर एक बार मई में कलकत्ता जाता है, फिर दोनों मिश्रा भाइयों से बात करता है पूरा फाइनल रूट करने के लिए कि हिंदुस्तान से बाहर कस्टम की निगाह से दूर बच के वो कैसे स्नेक स्किन बांग्लादेश भेजी जाए, और वहाँ से वो लोगों के टच में था ऑलरेडी जो उसको आगे भेजने वाले थे। तो ये स्कीम बनाई गई कि एक मौसम्बी करके फ्रूट होता है जिसको स्वीट लाइम भी कहते हैं, संतरा और नींबू के बीच में मौसम्बी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका जूस पिया जाता है। मौसम्बी एक ऐसी आइटम है जो काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखी जा सकती है। अगर संतरे को आपने बराबर मौसम के हिसाब से नहीं रखा तो वो गल सड़ जाता है। तो मौसम्बी ऐसी है जो काफ़ी हफ्तों तक अगर उसको बराबर संभाल के रखा जाए तो वो ख़राब नहीं होती। तो इन्होंने ये प्लान किया कि मौसम्बी का जो फ्रूट हिंदुस्तान से बांग्लादेश एक्सपोर्ट होता है उसमें स्नेक स्किन को छुपा के भेजा जाए। तो जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में ये कंसाइनमेंट कमल चड्ढा मुंबई से एक और शख्स था, उसका नाम था शायद चांद भंडारी, भंडारी उसका सरनेम था। तो उस आदमी को कांटेक्ट में करके स्नेक स्किन प्रोक्योर की। उसके 59 बॉक्सेस स्नेक स्किन के बनाए गए, 300 के करीब मौसमी फ्रूट के बॉक्सेस बनाए गए। उनको कैमोफ्लेज करके कलकत्ता से एक ट्रक में लाद के, उसका ट्रक का नंबर भी शायद ASZ 6377 था, मुझे याद है आज तक। तो उस ट्रक में रख के बांग्लादेश उसको भेजा जा रहा था। लेकिन जो कस्टम की लैंड पोस्ट थी बॉर्डर पे, उसने वो ट्रक को पकड़ा। DRI की इंफॉर्मेशन थी, कलकत्ता जोनल की। तो कलकत्ता DRI ने लोकल कस्टम अथॉरिटीज़ के साथ बॉर्डर पोस्ट पे पाटन पोली उसका शायद नाम था चेक पोस्ट का, वहाँ से उस ट्रक को पकड़ा जाता है और उसमें से वो स्नेक स्किन के 59 बॉक्सेस सीज किए जाते हैं DRI की तरफ से, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। और वो स्नेक स्किन की कीमत लगाई गई 1980 में तकरीबन 45 लाख। तभी 1 पाउंड की जो कीमत थी, 1 पाउंड जो रुपये में, वो कोई 25-26 रुपये का 1 पाउंड हुआ करता था। आप अंदाज़ा लगा लो आज 90 रुपये की ऊपर है, कितने करोड़ की कंसाइनमेंट होगी, लेकिन पकड़ी गई। उसके बाद कलकत्ता के DRI ने मुंबई के DRI को फ़ोन किया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि वो जो चांद भंडारी है उसने ये कंसाइनमेंट प्रोक्योर की थी, कमल चड्ढा को दी थी और कमल चड्ढा ने ये यहाँ भेजी। तो लोकल DRI जो बॉम्बे की थी हमारे, उसने वो तारदेव में भंडारी के घर पे रेड किया और वहाँ से 29 स्नेक स्किन्स मिल गई उनको। और जो टेलीफोन के रिकॉर्ड थे, तभी लैंडलाइन हुआ करती थी, वो DRI ने निकाले। तो वहाँ से बहुत सारे फ़ोन कॉल वो मिश्रा ब्रदर्स को कलकत्ता में किए गए थे। तो खैर, तो उस केस में कमल चड्ढा को अरेस्ट किया गया। लेकिन जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट था, वहाँ से कमल चड्ढा को 2 लाख की कैश बेल पे ज़मानत हो जाती है। तो DRI उसको चैलेंज सेशन कोर्ट में करती है। सेशन कोर्ट में से वो उसने जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था उसको नलीफाई करके कमल चड्ढा को अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए। उसके खिलाफ कमल चड्ढा ने राम जेठमलानी को हायर किया, हाई कोर्ट में रिट किया
और हाई कोर्ट ने फिर कमल चड्ढा को ज़मानत दे दी। वो 2 लाख की ज़मानत पे फिर बाहर आ गया। लेकिन कस्टम ने कॉफ़ी पोस्ट ऑर्डर प्रिपेयर करके कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट के नीचे फिर कमल चड्ढा को डिटेन किया। फिर राम जेठमलानी ने उसको बचाया। और ये कमल चड्ढा की वो कहानी जो पहली बार स्नेक स्किन में, उसके साथ साथ उन्हीं दिनों में इसका भाई जो शशि चड्ढा था वो एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के साथ मिल गया। एक बड़े केस में वो अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने उसको पकड़ा, उसको 5 साल की सज़ा हुई। लेकिन कमल चड्ढा कभी ड्रग के स्मगलिंग में नहीं गया। मैं कमल चड्ढा को पहली बार 1990 में दुबई में मिला। जैसे मैंने बोला कि आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाई विद कमल चड्ढा। तो मैं दुबई में दाऊद इब्राहिम के ऑफिस में था, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं कमल चड्ढा आके शख्स को मिलना चाहता हूँ। बेल के बाद कमल चड्ढा शारजा शिफ्ट हो गया था। वहाँ उसने कोई जो फ्री ट्रेड जोन था शारजा का, वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाई थी जिसमें डांगरीज बनाता था, वो जो एक ओवरऑल ड्रेस वर्कर पहनते हैं इंडस्ट्रीज में, और स्क्रैप का भी शायद कुछ काम था। तो दूसरे दिन दाऊद ने कमल चड्ढा को फ़ोन करके पर्ल सेंटर अपने ऑफिस में बुलाया, मुझे टाइम दिया कि इतने बजे कमल भाई साहब आ रहे हैं, आप भी आ जाइए, मुलाकात करवा देता हूँ। तो वो मेरी पहली मुलाकात थी कमल चड्ढा के साथ। तभी काफ़ी एजड हुआ था, वेरी मैलो डाउन। अंग्रेज़ी में ही मेरे से बात किया, यस मिस्टर परमार, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। तो हमारे साथ पौना घंटा उसकी बातचीत हुई और बहुत रिस्पेक्ट के साथ पूरे दाऊद के ऑफिस के लोगों ने उसकी बहुत रिस्पेक्ट की। और मुझे याद है एक बार मैंने जब DRI के ऑफिस में गया था, वाल्ड्रॉफ ऑफिस होटल में ऑफिस था कोलाबा में, तो वरदा राज ने मुडलियार की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही थी वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मुझे ऑफिसर ने बताया, जिस ऑफिसर को मिलने गया था, कि अंदर वरदा राजन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है और वो अपने साथ कमल चड्ढा को लेके आया है। तो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए भी बड़े बड़े स्मगलर लोग कमल चड्ढा को लेके जाते थे। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, इतना समय नहीं है, फिर कभी मौका मिलेगा तो इस किस्से को, कमल चड्ढा के किस्से को फिर कभी सुनाऊंगा। तो आजकल कमल चड्ढा एक रिटायर्ड लाइफ बिता रहा है, काफ़ी सालों से कुछ खबर नहीं। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।